आज हम लोग का क्लास जो है वो बेसिक केमिस्ट्री का है। मतलब कि ये क्लास तुमको जितने भी चैप्टर तुम पढ़ोगे पूरे केमिस्ट्री में 10th क्लास में, उन सब में तुमको केमिकल फार्मूला बनाने को आएगा, किसी फार्मूला की नेमिंग आएगी, साथ साथ केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसको केमिकल फार्मूला में चेंज करके उस रिएक्शन को लिखना रहेगा। और उन सभी पर्पसेस के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई है क्या। तो केमिस्ट्री देखिए क्या है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री क्या साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सब्सटेंसेस के किसके सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और इनमें होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी इनका कंपोजिशन कैसा होता है, ये किससे किससे मिलकर बने होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है और इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी सब्सटेंस का जो बेसिक यूनिट है वो होता है मॉलिक्यूल। क्या होता है? मॉलिक्यूल। क्योंकि अगर मान लीजिए एक सब्सटेंस है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उसके मॉलिक्यूल में भी होगी। वो कहां होगी? उसके मॉलिक्यूल में भी होगी। और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल मिलकर बना होता है किससे? एटम से। तो अगर हम एटम को अच्छे से समझ लें और मॉलिक्यूल को अगर अच्छे से समझ लें तो हम सब्सटेंस को आराम से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एटम को अच्छे से समझेंगे, फिर मॉलिक्यूल कैसे बनता है वो समझ लेंगे और फिर सब्सटेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले एटम से। देखिए एटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सभी किससे मिलकर बनी हुई हैं? एटम से मिलकर बनी हुई। एटम में सब यूनिट पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन सबकी जो अरेंजमेंट है एटम के अंदर वो हर एक सब्सटेंस के एटम में अलग अलग होती है। और इन्हीं अरेंजमेंट में जो डिफरेंसेस होते हैं, इन्हीं डिफरेंसेस के कारण जो एटम्स अलग अलग सब्सटेंसेस की जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। तो मैं ये बता दूं, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो एटम होता है इसके सेंटर में होते हैं। कहां होते हैं? सेंटर में, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। क्या नाम दिए हैं? न्यूक्लियस। क्या नाम दिए हैं बेटा? न्यूक्लियस नाम दिए हैं। ठीक, न्यूक्लियस में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। जैसे मैं समझा देता हूं, मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके चारों तरफ क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। क्लियर? चारों तरफ क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। अब जिस जिस बात पे वो चक्कर लगाता है उसको हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्लियर है? ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, एक सेल में, किसी भी सेल में डिफिनिट होती है। कितनी क्या होती है? डिफिनिट। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स होते हैं। कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसको निकालने का, जैसे किसी भी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 2n स्क्वायर। क्या है? 2n स्क्वायर। अब यहां पे n जो है ये नंबर ऑफ सेल है। अगर मान लीजिए कि हमको पहले सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करनी है तो n की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो क्या आएगा हमारा? 2 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। यानी कि जो पहला सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जो मैंने दिखाया वो गलत हो सकता है, मुझे कितना दिखाना चाहिए था? 2 ही दिखाना चाहिए था। अब केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं
तो आपको सबसे पहले एलिमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए? एलिमेंट्स की। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कम से कम, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कम से कम 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक एलिमेंट के नेम, उनके सिंबल और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसीज, ये आपको याद करनी है। तो जैसे मैंने लिखा है हाइड्रोजन, H होता है इसका सिंबल, वैलेंसी कितनी होती है? अभी हम सारा देखेंगे वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा पहले, अब मैं आपको एटम के अरेंजमेंट समझाता हूं। देखिए वैलेंसी आपको याद करने की जरूरत नहीं है अगर, लेकिन उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद करना होगा। क्या याद करना होगा? अब यहाँ पे जो मैंने पीडीएफ आपको बना के दे रखा है, जैसे कि ये देख रहे हैं, तो ये जो 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक जो ये सीरियल नंबर ही है। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होगा क्योंकि ये पहले आ रहा है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2। लिथियम का क्या होगा? 3। बेरिलियम का 4। बोरॉन का 5। और ये 20 तक, यहां तक सेम सीरियल वाइज है, लेकिन यहां से जो है, यहां से थोड़े से अलग अलग है। तो यहां पे देखिए बेरियम का आपको नहीं पता है, लिखा है मैंने 56। जिंक का कितना होगा एटॉमिक नंबर? 30। कॉपर का कितना होगा? 29। इस तरह से सबका लिखा हुआ है और इनकी वैलेंसीज भी लिखी हुई है। ठीक, अब आते हैं हम लोग कि इनको निकाला कैसे जाता है। तो मैंने कहा कि जो वैलेंसीज होती हैं वो होती क्या है? वैलेंसी किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट की, वैलेंसी जो होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो बताती हैं कि अगर वो किसी से जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? किसी से जुड़ रहा है, तो वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करेगा, या फिर शेयर करेगा, या फिर गेन करेगा। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। अब यहां पे जो आपको वैलेंसी दिखाई गई है, यहां पे जो वैलेंसी दिखाई गई है, ये कुछ के तो परमानेंट है, लेकिन कुछ के परमानेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया है सल्फर, सल्फर दिख रहा है आपको? हाँ, यहां पे दिखेगा आपको सल्फर, यहां पे ये आप सल्फर दिख रहे हैं। यहां पे मैंने वैलेंसी आपको क्या दिखाई है? 2। लेकिन अभी आपको दिखाऊंगा कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके भी, 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके भी क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी जो है किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर, एक एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो उसे वो लॉस करके, शेयर करके या गेन करके अपने आप को क्या करता है? स्टेबल बनाता है। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे जहां पे आपको 0 दिख रहा है, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये जितने भी 0 0 वाले एलिमेंट हैं, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कभी भी किसी से जुड़ने का काम नहीं करते, यानी कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जल्दी भाग नहीं लेते। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों है? तो देखिए इनकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझना होगा, उनको समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एलिमेंट जो है, एलिमेंट को अगर 2 पार्ट में कैटेगराइज करूं, तो एक जो होते हैं वो एक स्टेबल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? और एक होते हैं अनस्टेबल। क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्या होते हैं? एक होते हैं स्टेबल और एक होते हैं अनस्टेबल। अब स्टेबल किसको कहा जाता है? जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल, जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल जो है पूरी तरह से फुलफिल होते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि उसका आउटर मोस्ट सेल फुलफिल है कि नहीं है? तो मैंने कहा कि किसी भी एलिमेंट के सेल में, यानी कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको पता करने का फॉर्मूला क्या है? 2n²। अब अगर ये फॉर्मूला जो वैल्यू दे रहा है किसी भी सेल के लिए, अगर उतने सेल उसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी सबसे बाहरी सेल में पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो स्टेबल है। इसका मतलब क्या है? स्टेबल है। तो जैसे मैं कुछ स्ट्रक्चर बना देता हूं, मैं बात कर लेता हूं जैसे नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की अगर बात कर ली जाए तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी पहले सेल में अभी हमने दिखाया था कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पे क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अब इसके पास देखिए
जो एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर है, क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो होता है ये आपको कुछ जानकारियां देता है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। जैसे अगर ये 7 है तो ये पहले बता रहा है कि इसमें इसके एक एटम, नाइट्रोजन के एक एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कौन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना है, 7। तो अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है पहले सेल में आ गए। अब ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बता रहा है कि अगर पहले सेल में क्या है कि n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, n की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 2n² की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। यानी पहले सेल के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब दूसरे सेल के लिए, अब n इज इक्वल टू अगर 2 है तब क्या होगा दूसरे सेल के लिए, 2n² की वैल्यू, 2n² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। तो इसके पास अभी देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आ गए, तो नेक्स्ट सेल में कितने जाएंगे, नेक्स्ट सेल में कितने जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। तो होने कितने चाहिए थे, 8, 3 इलेक्ट्रॉन कम है। इसके नीड जो है अभी 3 इलेक्ट्रॉन, अगर ये हो जाता तो इसका आउटर मोस्ट सेल जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाता, फुलफिल हो जाता, तब ये स्टेबल कहा जाता। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, कम है, इसलिए ये स्टेबल नहीं कहा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबल एक, जैसे अभी आप देख रहे हो यहां पे नियॉन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी है, 0 है। अब मैं कहूं कि देखिए यहां पे पहले समझ लेते हैं, इसमें इसके आउटर मोस्ट सेल को इसके अकॉर्डिंग फुलफिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने के लिए चाहिए वही इलेक्ट्रॉन की संख्या ही इस एलिमेंट की वैलेंसी कही जाती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अभी इसको नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं, इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए थी। देख लेते हैं यहां पे नाइट्रोजन कहां पे दिख रहा है। अब हम किसको देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं किसको, नियॉन को। नियॉन की एटॉमिक, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। ठीक, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए हम लोग तो सेंटर में कौन होगा, नाइट्रोजन और सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अब इसके नेक्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। पर देख लें कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो गया तो अब कितना बचा, और दूसरे सेल को कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसके पास 8 रिमेन बचा है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसमें कवर हो जाएगा। हो गया। अब बताओ कि क्या इसके पास एक्स्ट्रा बचा है कोई इलेक्ट्रॉन, क्या इसका आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल जो है जितनी उसको रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन की वो फुलफिल है। इस वजह से इसका जो वैलेंसी होगा, अब इसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है नहीं है, इसलिए इसका वैलेंसी जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल फुलफिल नहीं होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, स्टेबल बनाना। वो अपने आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करना चाहते हैं और इस वजह से वो किसी से जुड़ना चाहते हैं और इसी जुड़ने के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का शेयर करते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, केमिकल रिएक्शन नाम देते हैं। बात समझ में आ गई। तो वैलेंसी आप लोग पता कर लेंगे अगर एटॉमिक नंबर आपको पता रहेगा तो। लेकिन अभी एक चीज और बताता हूं, इसमें थोड़ा सा जानकारी जो आपको पूरा चाहिए वो ये है कि
अगर मान लीजिए किसी भी आउटर मोस्ट सेल में 2, और ये सिर्फ किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, किसी भी आउटर मोस्ट सेल में 2, जो फर्स्ट सेल अगर जिसका बच रहा है, तो फर्स्ट सेल में कितने हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सिर्फ एक सेल अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद के जितने भी सेल हैं अगर उसमें 8 हो जाए, क्या हो जाए, 8, तो भी वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फिर 18 हो जाए तो भी स्टेबल हो जाएगा, और 32 हो जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन पहले सेल के बाद किसी भी सेल में अगर हो जाते हैं तो वो स्टेबल कहा जाता है। ठीक, अगर इससे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, हर एक बात दिमाग में बैठा रखिए कि हर सेल पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अगर उसके पास पूरी तरह से स्टेबल होने के इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है, तब तो वो मैनेज करेगा। अगर जैसे किसी को 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, जैसे तीसरे सेल में, दूसरे सेल में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, वो रखेगा कितना, 8, और 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, अगले वाले में ट्रांसफर कर देगा, वो एक्स्ट्रा नहीं रख सकता। अब इसे मान लीजिए कि किसी सेल में 17 इलेक्ट्रॉन, तो आप थर्ड सेल में, अगर थर्ड सेल के लिए बात करें, n इज इक्वल टू अगर 3 है तो 2n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक, अब ये 18 जब आ रहा है तो ये थर्ड सेल के लिए है, थर्ड सेल में अगर 18 हो रहा है तब तो स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं तो अनस्टेबल रहेगा। लेकिन अगर 18 की जगह पे 8 भी हो जाता है तो भी वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब 8 हो या 18 हो, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर मान लीजिए कोई सेल है, लास्टली हम अरेंज कर रहे हैं और तीसरे सेल के लिए 9 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तीसरे सेल के लिए क्या बच रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, तीसरा सेल क्या करेगा, इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, क्योंकि वो अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल, और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा उसको कहेगा भाई तुम अपने नेक्स्ट सेल में जाओ, क्या कहेगा, नेक्स्ट सेल में, पहले मैं स्टेबल हो जाऊंगा फिर उसके बाद बात होगी, तो अपने आप को स्टेबल करेगा, और एक वाले जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट सेल में भेज देगा, तुम स्टेबल रहो चाहे ना रहो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब तो वैलेंसी आप लोग निकाल लेंगे, फटाक से एक बार वैलेंसी आप हमको निकाल के बताइए कॉपी पे, किसका, तो मैग्नीशियम का। मैं बता देता हूं एटॉमिक नंबर होता है 12, फटाक से एटॉमिक नंबर होता है 12, वही इसको समझ लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर बना के आपको समझा देता हूं, वैसे आप निकाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि पहले में 2 आएगा, पहले सेल में कितना आएगा, 2 आएगा, दूसरे में कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 टू कितना हो गया, 10, तो थर्ड वाले में क्या आएगा, 2। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तीसरे सेल में, तीसरे सेल की रिक्वायरमेंट कितनी की है, 18 की या फिर 8 की, या तो 18 हो जाए या तो 8 हो जाए। अब नियरली तो 8 है इसके आसपास, तो ये 8 होना चाहेगा, लेकिन 8 होने के लिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि जितने भी सेल होते हैं उनको जो इजियर लगता है वो करते हैं, जैसे इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और अब इसकी जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी, 8, अब ये स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं कि जो जिनके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो ये ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 ऐसे एलिमेंट, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 एलिमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं।
क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक, अब देखिए जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। एलिमेंट को क्या होता है, दो कैटेगरीज में, मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल। तो जो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, मेटल होता है, और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है हमारा नॉन मेटल। अब 1 से लेके 20 तक मैं आपको बता दूं कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने वाला एक एलिमेंट है जिसका नाम है बोरॉन। ये मेटल नहीं है, ये एक मेटलॉइड है। क्या है, अब बचा कौन, एक बचा है जैसे 4, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो हो जाता है मेटलॉइड। क्या होता है, मेटलॉइड। लेकिन 1 से लेके 20 तक में, यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 होने वाला आउटर मोस्ट शेल में है कार्बन। कौन है, कार्बन, लेकिन ये क्या है, एक नॉन मेटल है। क्या है, एक नॉन मेटल है। समझ में आ रहा है बात। तो ऐसा नहीं है कि ये देखिए, इन्हीं सभी चीजों को लेकर केमिस्ट्री में एक्सेप्शन कहा जाता है, यानी जो रेगुलर रूल्स को फॉलो नहीं करते वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस रूल के लिए एक्सेप्शन कौन हुआ, बोरॉन। इस रूल के लिए एक्सेप्शन कौन हुआ, कार्बन। समझ में आ रहा है बात, ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो मैं आपको, अच्छा देखिए, किसी किसी एलिमेंट की जो है वैलेंसी क्या होती है कि 1 से ज्यादा होती है, मतलब किसी की इस वैलेंसी संख्या में 1 भी हो सकती है, संख्या में 2 भी हो सकती है। जैसे मैं समझाता हूं, देखिए, जैसे अब ध्यान से देखेंगे तो ये फॉस्फोरस, इसकी वैलेंसी 3 भी है और 5 भी है। जैसे मैग्नीज, इसकी वैलेंसी 2 भी है, इसकी वैलेंसी 3 भी है। मरकरी, इसकी वैलेंसी 1 भी है, इसकी वैलेंसी 2 भी है। कॉपर, इसकी वैलेंसी 1 भी है, इसकी वैलेंसी 2 भी है। ठीक, तो अब ऐसे एलिमेंट की अगर वैलेंसी अलग अलग है तो जब ये कंपाउंड बनाते हैं, जब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि इनकी नेमिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। क्या ध्यान रखा जाता है, तो मैं बता दूं कि अगर एक एन एलिमेंट एग्जिबिट्स 2 डिफरेंट पॉजिटिव वैलेंसीज। अच्छा, ये किसके लिए, ये सिर्फ मेटल के लिए है, ये जो मैं बता रहा हूं किसके लिए है, सिर्फ मेटल के लिए। तो जो भी मेटल्स हैं जिनकी वैलेंसी क्या है, 2 है, जिनकी वैलेंसी 2 अलग अलग नंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, तो जब जो उनका हायर वैलेंसी है, जैसे मान लो किसी की 2 और किसी एक ही कैटेगरी, जैसे मान लो यहां पे क्या है, हम मरकरी की बात कर लेते हैं, तो मरकरी की वैलेंसी क्या है, 1 और 2 है ना। तो जो बड़ी वैलेंसी है, अगर इसका यूज करके वो कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, कंपाउंड, तो उस समय जो उसका नाम होगा उसमें इक लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इक। अगर वो छोटा वाला नंबर यूज करता वैलेंसी का, तो उस समय उसके नाम में क्या लग जाएगा, औस लग जाएगा। क्या हो जाएगा, औस। जैसे एग्जांपल, आयरन, आयरन का क्या है, 2 वैलेंसी है, 2 और 3। तो जब वो छोटा वाला नंबर यूज करेगा तो उसको क्या कहेंगे, फेरस। क्या कहेंगे, ये क्या क्या कहेंगे, इसको फेरस कहेंगे। समझ में आ रहा है। अगर लेकिन अगर वो 3 वैलेंसी, जो थर्ड वैलेंसी यानी कि जो दूसरी वैलेंसी 3 है, अगर उसका यूज करके कंपाउंड बनाता तो उसका नाम क्या होगा, फेरिक। अब इसको कहीं कहीं बुक में, आपके सिलेबस के बुक में, अगर वो दो वाली वैलेंसी यूज करके कंपाउंड बनाता है तो उस समय उसको बुक में इस तरह से लिखा जाता है, इसका नाम क्या होगा, फेरस ऑक्साइड। क्या नाम होगा, फेरस ऑक्साइड। अगर 3 करके बनाता है तो उसको क्या कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। या फिर हम उसको फेरस सिंपल भी कह सकते हैं, और सॉरी फेरस भी कह सकते हैं और फेरिक भी कह सकते हैं। जैसे कॉपर के लिए कॉपरस क्यूप्रिक, मरकरी के लिए
मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, लेड के लिए प्लम्बस और प्लम्बिक। क्लियर है? तो इस तरह से आप जब आपके सिलेबस में आएंगे फॉर्मूले या फिर नेमिंग आएगी तो आप उसका सही से फॉर्मूला भी लिख पाएंगे और उसका नेम भी अच्छे से लिख पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब हम आपको कुछ देखिए, कुछ जो है कुछ ऐसे एटम्स के ग्रुप के बारे में बताते हैं जो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। देखिए उनको रेडिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडिकल। कह रहा है कि अ रेडिकल इज एन एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम। रेडिकल क्या होते हैं? या तो वो सिंगल एटम होता है या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम होता है, या तो वो सेम एलिमेंट का होगा और या डिफरेंट एलिमेंट का, जो एक सिंगल यूनिट की तरह या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। वो सिंगल यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की तरह अगर बिहेव करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल। जैसे ये OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों एक साथ जुड़कर एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं और इसका नाम क्या आता है? हाइड्रो ऑक्साइड। और इसकी वैलेंसी क्या निकल के आती है? 1। वैसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर एक सिंगल यूनिट, जैसे एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रेट करते हैं, और इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। ठीक। सल्फेट SO4, ये भी एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है और इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। कार्बोनेट CO3, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। और सल्फाइड, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 SO3। ये कभी भी फॉर्मूले में आएंगे तो ये दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। जैसे मैं अभी फॉर्मूला मेकिंग बताऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। आगे चलते हैं। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है। वैलेंसी आप लोगों को याद हो जाएगी, वो याद कर लीजिएगा। जो ये रेडिकल्स हैं इनकी वैलेंसी याद कर लीजिएगा। और वैलेंसी बनता कैसे? वैलेंसी फॉर्मूला बनाने का जो मेथड है उसको कहा जाता है क्रिस क्रॉस मेथड, जो सबसे आसान होता है, क्रिस क्रॉस मेथड। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल कंपाउंड बनाने के लिए ही होता है, यानी सिंपल मॉलिक्यूल बनाने के लिए ही होता है। बड़े मॉलिक्यूल में ये फेल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल ही देख लेंगे। जैसे मान लीजिए हम 2 एलिमेंट लिखते हैं, सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। अब इन दोनों का यूज करके हमको क्या बनाना है? एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। अब होता क्या है क्रिस क्रॉस मेथड में कि इसकी वैलेंसी जो है यहां सबस्क्रिप्ट में लिखी जाती है और इसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी जो है क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएंगी। और बनेगा क्या? तो जैसे बनेगा Na1Cl1। हालांकि 1 कहीं पे भी आप देखे होंगे लिखा नहीं जाता जल्दी, तो यहां पे भी नहीं लिखा जाता और इसको नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं? NaCl। कोई दूसरा अगर कंपाउंड देखा जाए तो हम मैग्नीशियम ले लेते हैं और फिर Cl ले लेते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। अब क्लोरीन की वैलेंसी जो है इसके सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है इसके सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी। तो इस तरह से क्या बन के आएगा? Mg1Cl2। और नॉर्मली इसको हम क्या लिखेंगे? MgCl2। क्लियर है? आगे जैसे एल्युमिनियम के लिख लेते हैं, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। एल्युमिनियम की वैलेंसी कहां आ जाएगी? इसके सबस्क्रिप्ट में, एल्युमिनियम के सबस्क्रिप्ट में। और एल्युमिनियम की वैलेंसी कहां चली जाएगी? ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में। तो क्या निकल के आएगा हमको? Al2O3। क्या निकल के आएगा? Al2O3। इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं फिर दोबारा। अब ऐसा ही एक आप बना के दिखाइए फटाक से।
एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम और क्लोरीन क्या है, इसकी वैलेंसी है 3, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, इसकी वैलेंसी आएगी इसके सबस्क्रिप्ट में, इसकी वैलेंसी जाएगी इसके सबस्क्रिप्ट में, तो क्या निकल के आएगा हमारा Al1Cl3, इसको सही से अगर लिखें तो AlCl क्या हो जाएगा 3। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मेकिंग कर लेंगे। अब होगा क्या कि ये तो नॉर्मल हम लोग एक एक एलिमेंट का यूज करके फॉर्मूला बना लिए। फॉर्मूले में आप लोग देख रहे होंगे एक मेटल आ रहा है, एक क्या आ रहा है नॉन मेटल। तो इस तरह से ये मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ एलिमेंट के जो ग्रुप्स हैं, जो कुछ एटम्स के जो ग्रुप हैं, वो जो रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स में अब जैसे होगा क्या कि ये भी एक तरह का रेडिकल, क्योंकि ये सिंगल यूनिट बिहेव कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है सिंगल यूनिट बिहेव कर रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अब दूसरे रेडिकल की बात करेंगे जो एटम्स के ग्रुप में होते हैं, जो क्या होते हैं एटम्स के ग्रुप में होते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूं कि भैया यहां पे हमारा मैग्नीशियम है, क्या है मैग्नीशियम, और एक है सल्फेट, क्या है सल्फेट। अब इसका अगर आपको कहूं फॉर्मूला बनाने के लिए तो बनाएंगे। तो देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का 2, सल्फेट का क्या होता है देख लेते हैं भाई, सल्फेट 2 है, ठीक। अब इसका क्रिस क्रॉस करेंगे हम लोग, तो इसका सबस्क्रिप्ट कहां जाएगा, सॉरी इसका जो वैलेंसी है इसके सबस्क्रिप्ट में जाएगा, और इसका सब वैलेंसी जो है इसके सबस्क्रिप्ट में जाएगा। तो क्या लिखेंगे Mg2SO4, क्योंकि ये जो है ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा था, तो ये 2 जो है, ये वाला जो 2 है ये दोनों के लिए जाएगा। और जब भी आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि जब भी किसी भी एक से अधिक चीज के लिए कोई एक चीज आता है, तो जो एक से अधिक चीज होते हैं उनको ब्रैकेट में रख के फिर उसको बाहर लिखा जाता है। तो फिर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। अब जब कभी भी दोनों के सबस्क्रिप्ट क्या हो सेम हो, तो इनको आप डिसमिस कर सकते हैं और इसे लिखेंगे क्या MgSO4। क्लियर है? और ये तभी करेंगे जब हमारा क्या दोनों के सबस्क्रिप्ट क्या हो सेम। क्लियर है? तो एक और बना लीजिए, एक और बना लीजिए भाई। एल्यूमिनियम और NO3, क्या निकल के आएगा, एल्यूमिनियम का कितना है 3, नाइट्रेट का कितना है, नाइट्रेट का कितना है 1 है, नाइट्रेट का कितना है 1। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं गलती क्यों करना है, नाइट्रेट का कितना है 1, ठीक। तो अब क्रिस क्रॉस करेंगे, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, इसका वैलेंसी इसके सबस्क्रिप्ट में जाएगा और इसकी वैलेंसी जो है इसके सबस्क्रिप्ट में आएगी। तो क्या बनेगा Al1NO3 और होल पावर होल सबस्क्रिप्ट 3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे AlNO3 होल स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट 3। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं AlNO3 का होल थ्राइस। क्या बोलेंगे AlNO3 का होल थ्राइस। अगर यहां पे 2 होता तो होल ट्वाइस कहते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। 3 रहा तो थ्राइस कहेंगे। समझ में आया कि नहीं यार, कोई दिक्कत। अब एक चीज मैंने यहां पे छोड़ रखा है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, अमोनियम। क्या अमोनियम, इसका जो सिंबल होता है वो होता है NH4 और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। क्लियर है? अब आ जाइए, अब जो फॉर्मूला हमने बनाया उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। हमने फॉर्मूला बना दिया भाई, कोई कहा कि भाई Al क्या है, अच्छा एक और फॉर्मूला बना लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास सोडियम, क्या है सोडियम, और दूसरा है मेरा सल्फेट। एक क्या है मेरा सोडियम, दूसरा क्या है SO4 सल्फेट। अब इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी क्या है 2। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या निकल के आएगा Na2SO4। 1 है तो लिखेंगे नहीं, 1 है तो नहीं लिखेंगे। तो ये क्या बना Na
2SO4। अब मैं कहूं कि इसका बताइए कि इसका नेमिंग कैसे होगा, तो नेमिंग करने के कुछ रूल्स हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल में अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में क्या है, एक मान लीजिए दो एलिमेंट, दो ग्रुप है, एक का नाम, एक जो है मेटल है, क्या है, एक क्या है, मेटल है, और दूसरा क्या है, नॉन मेटल है, दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल वाले नाम को, मेटल वाला जो एलिमेंट होगा उसको एज इट इज लिख देंगे, क्या बोलेंगे, एज इट इज, मतलब अगर सोडियम है तो सोडियम बोलेंगे, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम बोलेंगे। लेकिन अगर ये नॉन मेटल वाला जो है, नॉन मेटल वाले में जो नाम होगा उसके नाम में आईडी जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, आइड, क्या जुड़ जाएगा, आइड। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, अगर मान लीजिए सोडियम है, क्या है, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 1,1 सोडियम NaCl बनाएंगे। तो भैया इसको क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम। लेकिन जो नॉन मेटल वाला होगा उसके नाम में आइड जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, आइड। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, क्या जोड़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। यानी कि अगर नॉन मेटल वाला जो है उसमें क्या जोड़ देंगे, आइड, क्या जोड़ देंगे, आइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो वैसे ही आप लोग, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप देखेंगे, अगर रेडिकल का यूज करके अगर फॉर्मूला बनता है तो उस कंडीशन में ये जिस तरह है वैसे ही लिखा जाता है, ये जैसे है सेम वैसे ही लिखना है। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूं, मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए सोडियम है और यहाँ पे SO4 है, दोनों मिलकर क्या काम फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, Na2SO4। तो इस वाले एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे, सोडियम, और वहां पे इसके लिए मैंने क्या नाम लिखा था, सल्फेट। तो क्या निकल के आएगा ना, सोडियम सल्फेट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे पर्सनली, बेटा ये बताओ इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी दो नॉन मेटल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और दो नॉन मेटल एक से अधिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे ये क्या बनाता है, सल्फर ऑक्सीजन मिलके SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है, ये तीन मॉलिक्यूल सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये जो 2 है, ये जो 4 है, ये जो 3 है, इनके लिए डाई टेट्रा और ट्राई, ऐसे सब मतलब प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, किसके नाम के पहले, इस सेकंड एलिमेंट के नाम के पहले। जैसे अब तब इसका नाम बताइए, सल्फर, इसको बोलने से पहले क्या बोलेंगे, डाई ऑक्साइड, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। कोई दिक्कत, जैसे सल्फेट मैंने बताया ना, सल्फेट कब, जब ये एज अ सिंगल यूनिट आएगा। चलो देखो, ठीक, अब ऐसा ही एक मॉलिक्यूल है, ऐसा ही एक मॉलिक्यूल, सॉरी दो एलिमेंट और हैं, ऐसे ही दो एलिमेंट और हैं जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके NO बनाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके NO2 बनाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके NO3 बनाता है। ठीक, अब इसको बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। तो नेमिंग करने आगे, फॉर्मूला का नेमिंग करने आ जाएगा। नाइट्रेट तब बोलेंगे जब ये एज अ सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज के रूप में आएगा, मतलब कि अगर इसके साथ अगर कोई और एलिमेंट जुड़ा, जैसे हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, या फिर ऐसे दूसरा एलिमेंट जोड़ लेते हैं, तो मान लो सोडियम जुड़ गया, क्या जुड़ गया, सोडियम। तो इसको अब यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रेट बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया,
कोई दिक्कत? अब देखिए होता क्या है कि इस दौर में होता क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि पहले से कोई कंपाउंड है, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें अगर किसी ऐसे एलिमेंट को डाला जाए जो उसी की जाति को, जाति जैसे मेटल, मेटल वाले एक जाति हो गए, नॉन मेटल वाले एक जाति के हो गए। तो अगर पहले से ही वहां पे कोई सेम जाति का बैठा हुआ हो किसी कंपाउंड में, अगर उसमें हम कोई दूसरा मतलब सेम जाति का कोई दूसरा एलिमेंट डालते हैं तो वो क्या करता है कि अपने से कमजोर वाले एलिमेंट को या मेटल को उस कंपाउंड से हटा देता है। क्या करता है? उसको वो हटा देता है। ठीक, तो उसके लिए हमको कैसे पता चले कौन किसको हटा पाएगा और कौन किसको हटा नहीं पाएगा? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको ये टेबल याद करना होगा। जैसे मेटल क्या है, मेटल में आप लोग देख रहे हैं जो एलिमेंट ये अपने से नीचे वाले एलिमेंट को किसी भी कंपाउंड से हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड से हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड में एल्यूमिनियम है, किसी कंपाउंड में क्या है? एल्यूमिनियम है, तो उसको पोटेशियम किसी कंपाउंड में जुड़ा है तो उसको हटाकर और उसकी जगह अपने बैठ जाएगा। इसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या है? जिंक। ये क्या है? कॉपर। इसका नाम क्या है? कॉपर। देखा भी कॉपर सल्फेट। अब जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो अब ये लिस्ट देख लीजिए। कॉपर कहाँ है आपका? यहाँ पे। जिंक कहाँ है आपका? यहाँ पे। अब जिंक क्या करेगा कि अगर कॉपर किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में, अगर उसी मॉलिक्यूल में इसको डाल दिया जाए तो ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा वहां से। तो देखिए वहीं किया, जेडन को जब इसके मॉलिक्यूल में डाला गया तो ये क्या किया? कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करके क्या बनाया? जिंक सल्फेट। कॉपर यहां से हटा दिया, इस मॉलिक्यूल से हटाया कि नहीं हटाया? हाँ? तो इस ये जो टेबल है, अब इसमें होता क्या है कि ये जो पावर है ना, जो पावर हटाने की है, इसको हम लोग रिएक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है वो अपने से कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और ये मेटल में ही नहीं, नॉन मेटल में भी होता है। जैसे यहां पे आप लोग देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर कहीं पे आयोडीन है और उसके जगह पे अगर उसमें हम लोग फ्लोरीन डाल दें तो वो आयोडीन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा और उसके जगह पे खुद आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए एक चीज और है, जब कोई मेटल, नॉर्मली क्या होता है कि मेटल में जितने, अब मान लीजिए सोडियम है, क्या है? सोडियम। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 11 है। और ये क्या बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी इतने हैं, प्रोटॉन भी इतने हैं। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर इसके स्ट्रक्चर की व्यवस्था देखी जाए, इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट देखी जाए इसके स्ट्रक्चर में, तो 2 होता है, 8 होता है और ये एक अनस्टेबल है। क्या है ये? जब ये क्या करेगा कि अपने में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जाहिर बात ये लॉस करेगा क्योंकि मेटल है। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और उसके बाद जो एटम बचता है उस एटम को हम लोग आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे पहले जो हमारा मेटल एटम होता है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जो एटम बचता है उसको यानी आयन को हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम बोलते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। अब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज, क्या? पॉजिटिव चार्ज अटेन करता है। और जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस समय वो भी आयन बनाता है। क्या बनाता है? आयन। लेकिन वो कैसा आयन बनाएगा? नेगेटिवली चार्ज आयन बनाएगा। और जो लॉस करेगा वो क्या बनाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आया?